हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेंटी एजुकेट। माय नेम इज विशाल। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको हिस्ट्री की थर्ड बुक का 15 चैप्टर संविधान एक नई की शुरुआत पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, आज इसकी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बच्चों हमारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इससे आप क्या समझते हैं? अलग निर्वाचन क्षेत्र, यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र। पृथक का मतलब होता है अलग निर्वाचन क्षेत्र। तो क्या हुआ, 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र के पक्ष में भाषण दिया। तो मतलब 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ कि बी पोकर बहादुर ने जो था पृथक निर्वाचन क्षेत्र के पक्ष में भाषण दिया था। उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था कि हमारे देश में अल्पसंख्यक इतनी बड़ी तादाद में है कि अगर हम उन्हें निकालना चाहें तो हम उन्हें निकाल नहीं सकते। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे देश की जो अल्पसंख्यक हैं उनको हमें राजनीति, मतलब उन्होंने ये कहा था कि हमें अब एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था अपनानी होगी कि जिसमें हमारे देश के अल्पसंख्यकों को जो राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। और इस राजनीतिक अधिकार देने से क्या होगा कि जो हमारे देश के विभिन्न समूह हैं उनके बीच मतभेद कम होंगे, और भाईचारा बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि हमारे देश के अल्पसंख्यकों की आवाज सुनी जाए और उनके द्वारा दिए गए विचारों पर बल दिया जाए। मतलब वो उन्होंने जो विचार दिए हैं उनके बारे में सोचा जाए, अगर विचार सही है तो उनको लागू भी किया जाए। और फिर उनके बाद अल्पसंख्यकों के बाद उन्होंने मुसलमानों के बारे में बोलना शुरू किया, क्योंकि उस समय मुसलमान भी भारत में अल्पसंख्यक थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें मुसलमानों को अपने देश में मुसलमानों को राजनीति में सार्थक हिस्सेदारी देनी है अगर हमें मुसलमानों को सार्थक हिस्सेदारी देनी है अपनी राजनीति में, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र से ही उन्हें सार्थक हिस्सेदारी मिलेगी। और पृथक निर्वाचन क्षेत्र से उनको सार्थक हिस्सेदारी मिलेगी। और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों की जो दिक्कत है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको कोई गैर मुस्लिम आदमी नहीं समझ सकता, अन्य समुदाय के लोग आदमी नहीं समझ सकता। उन्हें कोई समझ सकता है तो मुस्लिम समुदाय के लोग ही समझ सकते हैं। तो क्या हो कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र के और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों की जो दिक्कत है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको कोई गैर मुस्लिम आदमी नहीं समझ सकता, अन्य समुदाय के लोग आदमी नहीं समझ सकता। उन्हें कोई समझ सकता है तो मुस्लिम समुदाय के लोग ही समझ सकते हैं। तो क्या हो कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र के पक्ष में जो भाषण दिया बी पोकर ने, तो उसमें इससे क्या हुआ कि जो संविधान सभा में राष्ट्रवादी नेता जो थे वो भड़क गए। उन्हें क्या लगा कि वो जो राष्ट्रवादी नेता थे, बाकी सब जो राष्ट्रवाद से प्रेरित थे, वो शुरुआत से पृथक निर्वाचन के क्षेत्र के खिलाफ थे। खुद गांधी जी इस चीज के खिलाफ थे। तो क्या हुआ कि एक राष्ट्रवादी नेता B.R. दुल्लेकर खड़े हुए, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने पोकर से कहा कि अंग्रेजों ने तुम्हें संरक्षण के नाम पर बहला फुसला लिया है और अब तुम निश्चित हो जाओ, अब तुम्हें कोई बहलाएगा फुसलाएगा नहीं, अब तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो उन्होंने ये बात बोली थी, किससे? दुल्लेकर ने बोली थी, किससे? B.R. पोकर से। और जो देश के जो नेता थे वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ थे। ज्यादातर नेता जो थे वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ थे। वो क्यों खिलाफ थे? क्योंकि उस समय में अभी तो विभाजन हुआ था और उन्हें डर था कि अगर हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र अपना देंगे तो कहीं देश में हिंसा न भड़क जाए, आगजनी ना हो जाए। तो बच्चों, पृथक निर्वाचन क्षेत्र था क्या? सबसे पहली बात ये, पृथक निर्वाचन क्षेत्र ये था कि मतलब उस समय जो अल्पसंख्यक थे उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की मांग उठी थी। ये था पृथक निर्वाचन क्षेत्र, अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की मांग उठी थी।
किनको, अल्पसंख्यकों को। ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र था। और जो सरदार भाई वल्लभ पटेल ने कहा, सरदार भाई वल्लभ पटेल का मानना ये था, पटेल ने कहा था कि देखिए हमारा देश अभी नया नया आजाद हुआ है और हमारा पहला कार्य ये है कि हम अपने देश की अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं और हम अपने देश की अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं और अगर हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लागू करते हैं तो ये हमारे देश की अखंडता के लिए खतरा है। तो मेरी मानिए तो इस विचार को नहीं छोड़ दीजिए। ये सरदार भाई वल्लभ पटेल ने कहा था। और क्या हुआ कि तो गोविंद वल्लभ पंत जो थे गोविंद वल्लभ पंत जो थे उनका मानना ये था कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है उससे जो हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं वो संपूर्ण समाज से कट जाएंगे। जैसे गांधी जी का मानना था कि पूरे समाज से कट जाएंगे और ये अंत में घातक साबित होगा हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी और अल्पसंख्यकों के लिए भी। हालांकि गोविंद वल्लभ पंत ने ये भी कहा कि देखिए जो बहुसंख्यक हैं उन्हें भी अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को मानना चाहिए, उनके भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि देखिए किसी देश का लोकतंत्र इस बात पर ताकतवर माना जाता है कि वो अपने देश के अल्पसंख्यकों की इच्छाओं की पूर्ति कैसे करता है और अपने अल्पसंख्यकों की इच्छाओं की पूर्ति कैसे करता है और उनको उनके अधिकार दिलाता है और उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार दिलाता है। तो इधर फिर एक तरफ पंत ने बोल दिया और दूसरी तरफ क्या था कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था उसके पक्ष में सारे मुसलमान नहीं थे। संविधान सभा में एक मुस्लिम महिला थी, उनका नाम था बेगम रसूल नाम था उनका, बेगम आजाद रसूल। उन्होंने ये कहा था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र से जो है हमारे देश के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा खतरा है और इससे जो है मुसलमान दूसरे समुदायों से कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अंत इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ दिया जाए। अब आता है बच्चों, केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं। किसान नेता NG रंगा के अनुसार अल्पसंख्यक मानने का आधार आर्थिक स्थिति को बनाना चाहिए। तो मतलब उस समय क्या था कि मतलब किसान नेता भी कुछ थे संविधान सभा में, तो उनमें जो किसान नेता थे NG रंगा, उन्होंने क्या दिया कि देखिए आप अल्पसंख्यक मान रहे हैं तो आप अल्पसंख्यक आर्थिक तौर पर मानिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक तौर पर कमजोर है, उन्हें अल्पसंख्यक मानिए। आर्थिक तौर पर मानिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक तौर पर कमजोर है, उन्हें अल्पसंख्यक मानिए आप। उनका मानना ये था। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए लेकिन एक सीमा तक। अधिकार तो मिलने चाहिए लेकिन एक सीमा तक, कि वो मतलब किसी ऐसे अधिकार नहीं मिलने चाहिए वो किसी व्यक्ति का खून कर दे, नहीं ऐसे अधिकार नहीं। अधिकार होने चाहिए, जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए लेकिन कायदे में। और फिर जो कायदे में, तो फिर इसके बाद आदिवासियों के नेता रंगा ने कहा कि इसके बाद जो थे आदिवासियों के नेता रंगा खड़े हुए। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि मैं इस प्रस्ताव को पेचीदगी को समझता हूँगा। मेरा सहज विवेक कहता है कि हमसे हर एक व्यक्ति को मुक्ति उस मार्ग पर चलना चाहिए कि हमने, मतलब उन्होंने कहा कि
मेरा सहज विवेक ये कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए महोदय। अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है तो वह मेरा समूह है। मेरे लोगों को पिछले 6000 सालों से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समाज को पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथ में लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है, जिससे बीच जब विद्रोह और अवस्था भी फैली है। इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। मैं आप सबके संकल्प का विश्वास करता हूँ कि अब हम नया अध्याय रचने जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहाँ पर सबके पास अवसरों की समानता सिंह, जहाँ पर किसी अपेक्षा नहीं होगी, अवसरों की समानता होगी जहाँ किसी की अपेक्षा नहीं होगी। मतलब जो आदिवासियों के नेता रंगा थे, उन्होंने ये कहा, देखिए अगर पूरे मतलब उस समय बहुत से मतलब मान लीजिए मतलब पिछड़े समुदाय थे। एक तरफ दलित समुदाय था, एक तरफ आदिवासी समुदाय था। तो आदिवासी समुदाय दलित समुदाय के नेता तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और जो आदिवासी समाज था उसकी हटा सकता है तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है। लेकिन अम्बेडकर तो थे, लेकिन गांधी इसके समर्थक नहीं थे। जैसा कि आपको पता होगा कि 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें गांधी भी गए थे और अम्बेडकर भी गए थे, और दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हो गई थी। वहां पर अम्बेडकर ने अपनी बात रखी, वहां पर गांधी ने भी अपनी बात रखी। तो इसी बात को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को लेकर भी दोनों में गोलमेज सम्मेलन में बहस हो गई थी। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ऐसा करने से दलित समुदाय शेष समाज से कट जाएगा। मतलब महात्मा गांधी ये कहते थे कि देखिए अगर हम ऐसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने लग गए तो जो दलित समुदाय है हमारा, वो शेष समाज से कट जाएगा, और ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। और क्या हुआ कि मद्रास के नायकों ने कहा कि हम, और मद्रास के एक नेता थे नरगप्पा, उन्होंने कहा कि हमें हजारों सालों तक दबाया गया, हमने बहुत कष्ट सहे, अब हम और कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उन्होंने एक तरफ अम्बेडकर ने ये कहा, अपने लोगों की बात रखी, और एक तरफ नरगप्पा ने रखी। और नरगप्पा ने ये भी कहा कि जो हरिजन है, जो मतलब महात्मा गांधी ने जो दलितों को उसमें वो एक अलग नाम दिया था, हरिजन नाम दिया था महात्मा गांधी ने दलितों को। तो नरगप्पा ने ये कहा कि हरिजन मेरे मानने में हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी संख्या है भारत में। और नरगप्पा ने ये कहा कि देखिए ना तो हम तक शिक्षा पहुंची, और ना हम तक शिक्षा पहुंची, ना हम तक राजनीति पहुंची, और ना तो हम तक शिक्षा पहुंची, और ना तो हम तक राजनीतिक हिस्सेदारी पहुंची। मतलब उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक व्यवस्था जो है एक समाज के एक विशेष वर्ग के पास रह गई, ये दबे हुए तबकों के पास नहीं गई। अगर आधा राज्य के नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। मतलब केंद्र सरकार शक्तिशाली हो, वो उसके पक्ष में थे। संविधान के मसविंदों के लिए 3 सूची बनाई गई। मतलब संविधान में 3 सूचियां बनाई गई। 3 सूची के नाम क्या थे? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो केंद्रीय सूची थी, इस सूची में विषय केवल मतलब जो ये 3 सूची बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये केंद्रीय सूची जो थी, इसमें वो मसले आते थे जो सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन होते थे, मतलब उन पर फैसला सिर्फ केंद्र सरकार लेती थी। और राज्य
ये राज्य सूची में वो मामले आते थे जिन जिन जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे। और अब आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो थी जिसमें जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अपना फैसला सुनाते थे, वो समवर्ती सूची में है। और क्या हुआ कि मतलब उस समय क्या था कि मतलब बहस चली कि केंद्र सरकार को कैसा होना चाहिए, पावरफुल कितनी पावर होनी चाहिए, राज्य सरकार के पास कितनी पावर होनी चाहिए, इन सब का रहा। और जो अम्बेडकर थे वो भी केंद्र सरकार के पावरफुल बनाने में के पक्ष में थे। अम्बेडकर भी मानते थे कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो ताकतवर होनी चाहिए। अब आता है अनुच्छेद 356। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 356 क्या कहता है कि गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। मतलब जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 356 है वो ये कहता है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 356 ये कहता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसे गवर्नर की सिफारिश, अगर हमारे देश का गवर्नर, जो हमारे देश के गवर्नर है, अगर वो हमारी केंद्र सरकार से सिफारिश करते हैं तो केंद्र सरकार को पूरा हक है कि वो राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में ले सकती है। केंद्र सरकार को ये अधिकार है, यह अनुच्छेद 356 कहता है संविधान का। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।